अगर आप आतंकवाद को टैकल करने की बात करें तो आपको बोलते हैं भाई जो जेनोसाइड आप कराना चाहते हैं। अरे भाई कौन सा जेनोसाइड? जब आतंकवादी है, आतंकवादी को तो मारेंगे। आज रिवील कर दूं, ये मैंने रिवील नहीं किया है आज तक कभी भी इंटरव्यू में। जब मैंने पहली टीवी की नौकरी की अपनी, मुझे इस शर्त पर नौकरी मिली कि आप कश्मीर कवर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक इंटरनल स्टोरी बताता हूं कि 2019 में जब इंजीनियर रशीद को एनआईए ने समन किया और क्वेश्चन किया, और दिल्ली में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी, और अगले दिन फिर से बुलाया और वो घर गए। घर से उन्होंने इस आर्मी जनरल को फोन किया। यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा। और कौन सा ऐसा देश होगा, और ये मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, कौन सा देश होगा पूरे विश्व में जिसके आर्मी या एयरफोर्स के लोगों को मारा जाता है, निर्ममता से मारा जाता है, और आप 35 साल से उसका केस मतलब कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। नमस्कार, डिकोडिंग विद जेके नाउ में आज हम डिकोड करेंगे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में दशकों से जारी टेररिज्म को, उसकी जड़ों को और उसके आसपास बुने गए इकोसिस्टम को। इसके पीछे पाकिस्तान कहां तक है और इसकी समस्या का हल क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान आदित्य राज कोल हमारे साथ हैं। एक बड़ा अनुभव जर्नलिज्म में है और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर और जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर गहरी पैठ है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोल साहब, सबसे पहले तो जो करंट एक बड़ा फिर से इशू जो उभर के आया है, ख़ास तौर पर मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं और फिर से एक नई सीरीज टेररिस्ट अटैक्स की शुरू होती है। क्या मैसेजिंग है इसके पीछे? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो आतंकवादी हमले हम जम्मू में देख रहे हैं, ये उसी वक्त होता है जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार में आके शपथ ले रहे होते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में था जिस वक्त वो शपथ चल रही थी, और उसी वक्त मुझे पहला फोन कॉल आया कि जम्मू में एक आतंकवादी हमला हुआ है। उसकी डिटेल्स नहीं मिली, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ है। रियासी में बताया गया कि हुआ है। मेरे को याद है बचपन में मैंने बड़े दिन रियासी में, ज्योतिपुरम में गुजारे, तो मुझे पता था कि रियासी में तो आमतौर पे ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता नहीं है। 90 के दशक में शायद शुरुआत में हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि ये एक पाकिस्तान मैसेज कन्वे करना चाहता था कि 30 सालों से, 3 दशकों से जो प्रॉक्सी वॉर हम जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, जो पाकिस्तानी प्रॉक्सी वॉर, इस्लामिस्ट टेररिज्म जिसे मैं कहता हूं, जो वहां चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी जिंदा है। ये उनका मैसेज था। दूसरा मैसेज ये था कि आपने देखा होगा जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार जीती, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान ने, उन्होंने एक लाइन का मैसेज ट्वीट किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद हमने देखा एक दिन के बाद नवाज शरीफ ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका मैसेज थोड़ा ज्यादा बड़ा था और उन्होंने लिखा कि हम हेट की बात ना करते हुए, हेट को पीछे छोड़ के हमें शांति वार्ता करनी चाहिए, हमें पीस को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने पहले भी बहुत ऐसे शांति वार्ताएं की हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की असली हुकूमत तो रावलपिंडी से चलती है। तो रावलपिंडी ये नहीं चाहता कि कोई टॉक्स हो, कोई पीस प्रोसेस हो, या शांति मेंटेन हो, या जो सीज फायर अभी तक चल रहा है पिछले 3 साल से वो कायम रहे। तो ये एक हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कि सरकार जो है पाकिस्तान की, वो किसी तरीके से चाह रही है कि डायलॉग चालू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रॉक्सी और चालू करना चाहती है। तभी हमने देखा कि रियासी में एक दर्दनाक वाकया हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 9 जो हैं पिलग्रिम्स, जो कि शिवखोरी मंदिर और वैष्णो देवी के दर्शन करना चाह रहे थे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान से आए थे, दूर दूर से आए थे, और 9 बेचारों को वहां पर मार दिया आपने। उनकी क्या गलती थी? क्या उनकी गलती ये थी कि वो हिंदू है? क्योंकि 30 सालों से तो यही हो रहा है। जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उनको गोलियों के बूंद उतार दिया जाता है, बुरी तरीके से मार दिया जाता है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये हुआ, सिखों के साथ ये हुआ, बहुत हद तक बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ भी ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो एक ये रियासी में हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे
कठुआ में, जो कि आमतौर पे बहुत पीसफुल है, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर ऐसी आतंकवादी हमले कई साल से नहीं हुए, तो कठुआ के गांव में इन्फिल्ट्रेशन होती है फ्रेश, जो कि बहुत बड़ा एक सवाल है नेशनल सिक्योरिटी पर। और उसके बाद एक घर पे वहां पर हमला कर दिया जाता है कूटा गांव में, और वहां पर होशियार लोग हैं बहुत, तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला किया, एक कॉर्डन बनाया गया और आतंकवादियों को मारा गया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली सीआरपीएफ के वहां पर एक जवान है, उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे वहां पर कॉर्डन ऑपरेशन चलाया, एसएसपी और डीआईजी की गाड़ियों पे भी वहां पर गोलियां की बरसात हुई। थैंकफुली उनकी गाड़ियां जो थी बुलेट प्रूफ थी, उससे वो बच गए, लेकिन भगवान ही जानता है कि उस वक्त क्या हो सकता था। तो ये जो आतंकवादी हमले हैं, ये 2 मैसेजेस मैंने आपको बताए, लेकिन इससे भी बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि आप कश्मीर में तो आपने आर्टिकल 370 का नलिफिकेशन कर लिया, कश्मीर में तो हिंदुस्तान जो चाह रहा है वो कर पा रहा है, एक जबरदस्त टूरिज्म हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे मिल रही है, पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं। लेकिन अब हम नया फ्रंट खोलेंगे और ये नया फ्रंट जम्मू में होगा। और जम्मू में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है कि वो एक कम्युनल एंगल पे खेलना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदुओं की और मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो। तभी हमने देखा किश्तवाड़ में या बाकी जगहों पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन पर हमला हुआ, आरएसएस एफिलिएटेड लीडर्स हैं उन पर हमला हुआ, या डांगरी गांव में जो आम हिंदू परिवार है उनको पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। और ये एक सोची समझी रणनीति है। ये सिर्फ अभी रियासी में, कठुआ में और डोडा में नहीं हुआ है, ये पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली जो पुराने रूट थे इन्फिल्ट्रेशन के, उनको एक्टिवेट करके एक बहुत ही गलत टेरेन, जो बुरी टेरेन है, माउंटेनस रीजन है, वहां पर आके जो है लोग, ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तानी, छिप भी रहे हैं, लोकल ओजीडब्ल्यू से मदद भी ले रहे हैं और लोकल्स को ही मार भी रहे हैं। क्योंकि ट्रेन ऐसा है, एक तो ये मदद है, दूसरा ये सही कहा कि आपने, एक बड़ा स्केरी भी है और बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी नज़र जो है वो कश्मीर वैली पे रहती है। और इधर जैसा कि हमने कहा कि बड़ा टफ ट्रेन है और उस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि सर्विलांस भी और उस तरीके से जांच की जाए। तो और एक ये भी है कि जम्मू हमेशा से एक प्रो भारत और एंटी, कहें कि एंटी टेररिस्ट सोच को बढ़ावा देता रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। लेकिन इसमें ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी सबसे कमज़ोरतम स्थिति में है और पीओजे में लगातार आज़ादी के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट है जैसे आपने कहा, उतनी हिम्मत कर सकता है कि ऐसी स्थिति में जहां पर पीएम तीसरी बार, भारत अपनी मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान सबसे कमजोर स्थिति में, ऐसे में कि वो नए फ्रंट भी खोल रहा है? देखिए, ये तो सच बात है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और ये नतीजन ऐसे कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देखें कि पेट्रोल के प्राइसेस, केरोसिन के प्राइसेस, तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं। खाने के लिए वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत वीडियोस भी सामने आए कि ऐसे लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की देखिए कि टीटीपी जो कि तालिबान का अलाय है, वो लगातार हर दिन खैबर पख्तूनवा में या बाकी जगहों पे अटैक कर रहा है। पॉलिटिशियंस को भी पाकिस्तान में धमकी दे रहा है कि हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब कब्जा किया, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि तालिबान उनकी बी टीम की तरह अफगानिस्तान में काम करेगा, जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक तमाचा लगा कि तालिबान ने बोला आप हो कौन। और हमने देखे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो तालिबान के नेताओं ने अफगानिस्तान से रिलीज किए पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ, और बोला कि तुम हो कौन जो हम तुम्हें जो है फॉलो करें। आप देखिए, तालिबान का क्रिएशन पाकिस्तान में हुआ। तालिबान का जो रेडिकलाइजेशन है पूरा यहां से हुआ। इमरान खान को तालिबान खान के नाम से भी जाने जाते थे, जो अभी जेल में है। लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार तालिबान ने एक जो है प्रहार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई के खिलाफ लिया, क्योंकि तालिबान ने बोला हमारा खुद का मुल्क है, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, सॉवरेनिटी है, तो आप कौन होते हैं हम पर डिक्टेट करने वाले। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उस पर आप देखिए कितनी दहशत है, लोगों को मारा जा रहा है। और पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में जो है अफगान रेफ्यूजीज को वहां से निकाल दिया।
जो कि तालिबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और लगातार वहां पर जो टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और बॉर्डर पे भी कंटिन्यूअसली फायरिंग हो रही है। तो पाकिस्तान, जैसा कि मैं कहता हूं कि हैज स्नेक्स इन इट्स बैकयार्ड। हिलरी क्लिंटन ने 2011 में यह कहा था कि इफ यू नर्चर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे विल कम टू बाइट यू वन डे। इसका मतलब ये कि अगर आप सांप को पालोगे और उसको बड़ा करोगे ये सोचकर कि वो आपकी मदद करेगा 10 साल बाद 20 साल बाद, ये सच नहीं है। सांप का जो मानसिकता है वो काटना है, वो जो है पॉइजन है उसके अंदर, वो आपको डसेगा, चाहे वो जात नहीं देखता, देश नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। यही जो है पाकिस्तान में हुआ कि उन्होंने पहले तो तालिबान को किया, तालिबान ने उनको तमाचा मारा, उसके बाद अब वो टीटीपी को भी बहुत शय देते रहे, अब टीटीपी उनके खिलाफ हो गया है। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट, अलग अलग जगहों पे कितने ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में दहशत है, लोग कह रहे हैं कि आप हमें थर्ड क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं, थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान तो कहता है कि नहीं, आप हमारे मुल्क हैं, कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। एक पोएट है वहां के जिन्होंने बहुत ही एक जबरदस्त नज्म लिखी, और अहमद फराद नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत ही, मतलब पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी को पूरा जो है आईना दिखाया। और होता क्या है, उसने सिर्फ कविता लिखी, उसने और कुछ नहीं किया। उस कविता को लेकर उनको, अहमद फराद को अरेस्ट कर दिया गया। वो कश्मीर से है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से। तो ये हो रहा है जाती पीओके के लोगों के साथ, और ना उनको पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना कोई फंडामेंटल राइट है। उनको मारा जा रहा है, उनको अबडक्ट किया जा रहा है, और जो बलूचिस्तान में एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हो रही हैं पिछले 25 साल से, वो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हो रही है। जिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, धीरे धीरे करके उनको पकड़ा जा रहा है, उनको सबक सिखाया जा रहा है कि आपकी ये मजा कि आपने आईएसआई, आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत के खिलाफ सवाल उठाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन है, ये जो आग है लोगों के अंदर, ये और ज्यादा बढ़ेगी। हम ये देखेंगे कि प्रदर्शन और ज्यादा होंगे, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में भी। वहां पर भी जो खासकर शिया पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से इनके सपोर्ट में है, और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है बयानात करती रहती है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये और ज्यादा बढ़केगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एक पंजाबी एलिट जो पाकिस्तान में है, सुन्नी, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ दहशत कर रही है, उनको मार रही है, उनको जेलों में बंद कर रही है, उनकी आवाज नहीं सुन रही। आप सोचिए, जो पेट्रोल या तेल 4 रुपए में या 5 रुपए में पाकिस्तान में मिलता है, वो पीओजेके में 80 रुपए में मिलता है। आप मल्टीपल, डबल, ट्रिपल टैक्स लगाते हैं, 20 गुना, कितना लगाएंगे। मतलब ब्रिटिशर से भी आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। जो आप कह रहे हैं कि आतंकवाद उनकी कैसी मजाल कि आप कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो सिंगल फोकस्ड एजेंडा है वो है कि हम जम्मू कश्मीर की बात कैसे इंटरनेशनल फोरम में करें, और जम्मू कश्मीर में जो अपना प्रॉक्सी वॉर है ये कैसे आगे बढ़ाएं। इसको स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जिहाद। अब जिहादी मानसिकता जब आपकी है, आप अपना प्रोग्रेस कहां सोचेंगे, कहां इंडिया और कहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं कि भाई हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए ताकि हमारा विकास हो। हम ऐसी जो है जाहिलों वाली मानसिकता ना रखें कि भाई लोगों को मारते रहें, क्योंकि होता क्या है, जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, और फिर क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आर्मी को भी, बीएसएफ को भी फायरिंग करनी पड़ती है, तो वहां पर भी सिविलियन सफर करता है पीओजेके में, और सिविलियन कश्मीर में भी, भारत में भी सफर करता है। तभी ये सीज फायर से बहुत जो है चेंजेस आई हैं। सीज फायर से लोगों में एक आस है कि पीस शायद हो सकता है, लेकिन अब जब नया इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में हो, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे वो पुंछ राजौरी में हो, तो लोगों में दहशत और ज्यादा है। और पाकिस्तान की तरफ से ये बस एक मैसेज है, ये नहीं कि पाकिस्तान लगातार ये करेगा, वो तो अभी एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैसेज है कि प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, आप ये मत सोचिए कि खत्म हो गया है। आप ये मत सोचिए FATF, वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेशर में हमने सबको अंडरग्राउंड कर दिया। ये तो बस हम चुप थे कुछ देर, हम अभी भी पुलवामा फिर से कर सकते हैं। या ये कहें कि उस पंजाबी सुन्नी स्टैब्लिशमेंट की सर्वाइवल के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि और कोई एजेंडा है नहीं जिससे उनका सर्वाइव हो सके।
बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए कि पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ 2 एजेंडे हैं। आप एक तो थोड़ा कम बोल रहे हैं। एक एजेंडा ये है कि हम कश्मीर की बात कैसे करते रहें, क्योंकि कश्मीर जो है उनके लिए फैक्ट्री है, वहीं से पैसा आता है। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी ना है, वो तो एक कॉर्पोरेट हाउस है। तो उनका लैंड है, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ वेंचर्स हैं, तो वो तो उसमें बिजी रहते हैं। पाकिस्तान के जितने भी जनरल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जब रिटायर होते हैं उनको पता नहीं कितनी अरबों खरबों प्रॉपर्टी मिलती है। वो ऐश करते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी, मलेशिया में प्रॉपर्टी, यूएस में प्रॉपर्टी, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉपर्टी। तो ये सच्चाई है। और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि नहीं, कश्मीर जी हमारी शाह रग है और जी हमें इसके लिए जिहाद करना है, हमें लड़ाई करनी है। अरे आप 2 वक्त का अपने लिए चाय पानी और खाना तो देख लो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि मुझे पाकिस्तान में कुछ नहीं दिलचस्पी, वो अपना खाना थोड़ा सा सुबह शाम का देख लें, उतना काफी है। और यही सच्चाई है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया ने पुलवामा और बालाकोट के बाद एक स्ट्रेटेजिक कॉल लिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। और ये स्ट्रेटेजिक कॉल ये था कि भाई हम अपना इतना सारा पैसा, इतनी सारी एनर्जी और इतना सारा फोकस जो है सरकार का पाकिस्तान पर क्यों लगा रहे हैं। आपने कोशिश की, आप वहां गए भी, नवाज शरीफ के परिवार में शादी थी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी गए, सुषमा स्वराज को बोला उनसे बातचीत करने के लिए, हुआ क्या? उरी, उसके बाद पठानकोट, तो ये सारे हमले होते रहे। उसके बाद नगरोटा, उसके बाद पुलवामा, तो ये सारे हमले होते रहे। तो जब जब सरकार ने, भारत ने, चाहे अलग अलग सरकारें नहीं हो, बातचीत की मुहिम की और कहा कि बातचीत होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने पीछे हमारे छुरा को, उन्होंने पूरी तरीके से बैकस्टैप किया और कहा कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी ये तो नहीं होने देगी, हमारा कॉर्पोरेट हाउस है, हमारी फंडिंग का क्या होगा, हमारे फाइनेंस का क्या होगा, हम पैसे कहां से कमाएंगे। एक और इन तमाम टेररिज्म केस में एक पहलू ये भी नजर आता है कि रियासी जैसा बड़ा हादसा होता है, बड़ा टेरर अटैक होता है, लेकिन उस तरीके से रिएक्शन बाकी देश भर में नहीं दिखाई देता, ना कोई प्रदर्शन होता, ना सोशल मीडिया कैंपेन चलता है। पर हाँ, राफा के लिए कुछ करना हो तो आइज ऑन राफा, यहाँ के लोग भी, सेलिब्रिटीज भी लग जाते हैं। तो कहीं इससे भी ऑक्सीजन तो नहीं मिलती इस एस्टेब्लिशमेंट को कि यहाँ पर कर भी दें तो उस तरह से कोई रिएक्शन मिलेगा नहीं, बल्कि उसको एक तरह से व्हाइट वॉश करने के लिए कैंपेन शुरू हो सकता है। तो ये जो है कि यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होता, वो गुस्सा नहीं दिखाई देता, बाकी भारत के दिल्ली में नहीं दिखता, या फिर जम्मू में होता भी है तो एक तरीके से उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल के युग में पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जंग क्या है। जंग जो है वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती। जंग सिर्फ ये नहीं है कि 2 आर्मियां आपस में लड़ रहे हैं या 2 देश या 3 देश आपस में लड़ रहे हैं। जंग है वॉर ऑफ नैरेटिव्स। वॉर ऑफ नैरेटिव इज द बिगेस्ट वॉर दैट इज शेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर और ग्लोबल थिंकिंग राइट नाउ। अब आप देखें कि रशिया यूक्रेन में जो हुआ, उसमें शुरुआत से ही इतना ज्यादा दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन वेस्टर्न कंट्री से इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ कि पहले लगा कि पहले 2 महीने में ही यूक्रेन ने रशिया को हरा दिया, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। उसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन में भी इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, और दुनिया के कई मुल्क, खासकर मिडिल ईस्ट में, जो है पैलेस्टाइन के साथ, गाजा के साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोग तो हमास के साथ भी खड़े हुए हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर समझ आता है कि आप सिविलियंस के साथ खड़े हों, लेकिन जब आतंकवादी हमले होते हैं और आप हॉस्टेजेस ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है हमला तो करना पड़ेगा। तो ये नैरेटिव है कि कैसे पूरी तरीके से इजराइल पर हावी हो रहे हैं नैरेटिव थ्रू, लेकिन इजराइल बोल रहा है आप जितना भी नैरेटिव वॉर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, आप जितनी भी फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन फैला दें, लेकिन हम चूकने वाले नहीं है। हम अपने हॉस्टेजेस भी वापस लेंगे, हम हमास को भी खत्म करेंगे और गाजा में एक नया रियलिटी वहां पर पैदा करेंगे। तो यही जो है यहां हिंदुस्तान में हो रहा है। अब आपने एक इंस्टाग्राम का इमेज देख लिया मिडिल ईस्ट से, ऑल आइज ऑन रफा, तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह जो है इन लोगों ने वो फैलाना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा एक रोष आया कि भाई नहीं, रफा में कैसे ये हो सकता है, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन जब रियासी में हमला हुआ, 9 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उस पर ऑल आइज इन रियासी क्यों नहीं हुआ? इनकी आंखें खराब थी
अंधे थे ये सब सेलिब्रिटीज, या इनको पैसे नहीं मिले, या इनको लगा कि इसमें पब्लिसिटी नहीं है? ऐसा क्या इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी जब मरता है एक आतंकवादी हमले में, उसकी जान की कीमत कम है, और वहां पर रफा में जो पैलेस्टीनियन मर रहा है या हमास का आतंकवादी मर रहा है उसकी जान की कीमत ज्यादा है? ये एक सीधा सवाल है, एक हिपोक्रेसी है सेलिब्रिटीज का, खासकर बॉलीवुड में और इंटेलिजेंसिया में, कि आप एक ग्लोबल पीआर स्टंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए रफा का नाम तो लेंगे, आप रफा को बोलेंगे भी उनको कि मैप पर रफा कहां पर है, आप बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने पिछले 8 महीने से फॉलो ही नहीं किया होगा। अगर उनमें से आप 100 में से मुझे नहीं लगता कि 15-20 लोग भी बता पाएंगे कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, या फिर 7 अक्टूबर में कहां पर लोग मरे थे और कितने लोग मरे थे। और वहां पर तो तब उन्होंने ऑल आइज इन सदर्न इजराइल नहीं लिखा कि सदर्न इजराइल में जब हमला हुआ और 1500 लोगों को वहां पर मारा गया, 200-250 लोगों को अगवा करके, किडनैप करके गाजा ले गए, और बहुत सारे मीडिया वाले हमास साथ लेके आया था अपने बाइक पे, अपनी गाड़ियों में, और मीडिया वालों को साथ लेके गया अंदर। घरों से भी आप देखिए कि मीडिया वाले, अल जजीरा के एक पत्रकार हैं जिनके घर में हॉस्टेजेस मिले हैं, और वहां से 4 हॉस्टेजेस को जो है रेस्क्यू किया है। और अल जजीरा का आप प्रोपेगेंडा देखिए, उसमें तो ऐसा लगता है कि हमास के लोग संत हैं और उनका ही वहां पर वार्तालाप चल रहा होता है, हमास की ही पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप गाजा के लोगों की बात करें, आप पैलेस्टाइन के हक की बात करें। इंडिया भी कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, हम गाजा के लोगों के हक में हैं, हम चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पहुंचे, और हम पहला मुल्क थे जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर भेजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमास के लोग आतंकवाद वहां पर फैलाते रहें, हिजबुल्लाह के लोग आतंकवाद वहां पर फैलाते रहें। हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज हैं बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन आप अगर आतंकवाद करेंगे उसका तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन वो तो होता नहीं है, प्रदर्शन तो नहीं है, कोई खड़ा नहीं है रियासी के लिए। लेकिन आनंद रंगनाथन जैसे शख्स अगर गंभीरता से ये कहते हैं कि हमें इसका कोई सोल्यूशन निकालना है और इजराइल के ऑपरेशंस की तरह कोई डिसाइसिव ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, उस पे उतना बड़ा एक ये कहें कि कैंपेन चलाया जाता है कि ये तो जेनोसाइड के लिए कॉल दे रहे हैं, और उल्टे कहीं ना कहीं आनंद रंगनाथन की बात पर बात करने के बजाय आनंद रंगनाथन को ही एक तरह से कहेंगे डिजिटली लिंचिंग करने की कोशिश विजिबली दिखाई देती है। इस को आप ये किस नैरेटिव का हिस्सा है, ये किस उस पार्ट का हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं अलाइन होता है पाकिस्तान की उस टेररिज्म वॉरफेयर के साथ में जाके अलाइन होता है? जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोग आतंकवादियों के खिलाफ, इस्लामिस्ट टेररिस्ट के खिलाफ सख्त कदम ना उठाएं, और जो लोग एक अपोलोजिस्ट हैं इस्लामिस्ट टेररिस्ट के, जो लोग प्रवक्ता बनना चाहते हैं आतंकवादियों के, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इन स्टेटमेंट से। देखिए, मैंने भी जब ट्वीट किया और बोला कि मैं सॉलिडारिटी में हूं आनंद रंगनाथन के साथ, मैंने बोला कि आतंकवाद, सेपरेटिज्म और रेडिकलाइजेशन, इसको कैसे डील करना है, इससे हमको इजराइल से सीख लेनी चाहिए, और वो तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। इजराइल के साथ हमारा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट है। इजराइल इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाइज ऑफ इंडिया। इन बेवकूफ लोगों को जो ऐसे ही ट्रोल कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कि बालाकोट में जो मिसाइल यूज हुई थी वो इजराइल से थी, और इजराइल ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, बहुत स्तर पे इंडिया की जो है ऑलरेडी मदद कर रहा है। सो ओनली दोज अपोलोजिस्ट्स एंड दोज हु वांट टू कवर and hide this Islamist terrorism in Kashmir will say like that। और मैं स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि हमें एक इंपॉर्टेंट कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। इजराइल से सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि इजराइल जो पैलेस्टाइन में कर रहा है या गाजा में कर रहा है वही हमें करना है। इजराइल से सीख का मतलब ये है कि आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प लेना, चाहे वो हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में लिया डिप्लोमेटिकली, जहां एक जो है रेजोल्यूशन वहां पर कोशिश की लाने की, वो अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र जो है पूरी तरीके से विफल रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर। डिप्लोमेटिकली भी किया और मुंह तोड़ जवाब दिया उरी का सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का बालाकोट से, और कहा कि फिर से आप ऐसा कोई हमला करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये है आतंकवाद को जवाब। जो 2019 में JKLF को बैन किया, जमाते इस्लामी को बैन किया,
उसके बाद जितने भी स्टोन पेल्टर और रिंग लीडर और सेपरेटिस्ट थे उन सबको अरेस्ट किया, यासीन मलिक हो या बाकी लोग हो गिलानी के फैक्शन के, उन सबको अरेस्ट किया और नो टॉलरेंस पॉलिसी रखी। ये है एक दृढ़ संकल्प आतंकवाद के खिलाफ। इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया जेनोसाइड में और एथनिक क्लिंजिंग में बिलीव नहीं करती है। और पिछले 35 सालों में हिंदुस्तान में जेनोसाइड एथनिक क्लिंजिंग किसके साथ हुआ है? कश्मीरी हिंदुओं के साथ। इन बेवकूफों को तो वो भी नहीं पता, ये तो कहते हैं कश्मीर फाइल्स जो है गलत है, फॉल्स है। और जो विक्टिम्स हैं कश्मीरी हिंदू, कश्मीर से जो निकले हुए हैं, विस्थापन जिनका हुआ है 19 में, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उन सबसे ये बात नहीं करना चाहते हैं। उन सबको ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं, ये तो विक्टिम्स नहीं है, जगमोहन ने निकाला था। ये गलत प्रोपागेंडा और ये जो हाफ ट्रूथ्स फैलाने में बहुत माहिर है। लेकिन ये इग्नोरेंस है, इनोसेंस है, या ये किसी एक नैरेटिव वॉरफेयर के एक डिजाइन का हिस्सा है जो इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पे खड़े हो रहे हैं? दोनों चीज है। आधे लोग जो हैं डिजाइन का हिस्सा हैं, जो डेलिबरेटली ये कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग आपकी, मैं एक चीज से बहुत जो है परेशान रहता हूं कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको मोदी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, आपको तो साथ में आना चाहिए, नो मैटर विच आइडियोलॉजी यू कम फ्रॉम। जब देश की बात होती है, और ये हिंदुस्तान और चाइना में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि चाइना में कम्युनिस्ट जरूर है, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है वो एकदम साथ में हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें चैलेंज करना है, हमें जो बना पड़े वो करना है। यहां पर तो सवाल एक पहले पॉलिटिकल डिबेट आपस में शुरू हो जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या फायदा होगा, चुनाव में क्या फायदा होगा। बहुत लोगों ने तो पुलवामा अटैक पे सवाल उठा लिया था। तो ये एक नैरेटिव वॉरफेयर का डिजाइन तो जरूर है, जिसमें अगर आप आतंकवाद को टैकल करने की बात करें तो आपको बोलते हैं भाई जेनोसाइड आप कराना चाहते हैं। अरे भाई कौन सा जेनोसाइड? जब आतंकवादी है, आतंकवादी को तो मारेंगे, चाहे वो कठुआ में हो, रियासी में हो, पुलवामा में हो, अनंतनाग में हो। अगर कोई बंदूक उठाएगा और आतंकवाद करेगा और इनोसेंट को मारेगा, उसको तो कड़ा जवाब मिलेगा, उसको तो मारा जाएगा। और आप कश्मीर में ही देख लीजिए कितने कश्मीरी मुसलमानों को मारा है। जो भी कश्मीरी मुसलमान बात करता था हिंदुस्तान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और डेवलपमेंट की, उसको मार दिया। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी थे, बहुत सारे बाकी पार्टीज के लोग भी थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तो ये एक सच्चाई है कि बहुत लोग नैरेटिव वॉर में या फिर एक रिलीजियस फ्रेंजी में या फिर जिहादी एक मानसिकता में बह जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, एक सोशल मीडिया वॉर हमको जीतना है। लेकिन देश को सबसे प्रथम रखने की आवश्यकता है। जरूरी है कि हम भारत की बात करें, भारत को जो सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षित रखे और एक नेशनल जो है यूनिटी जिसमें पैदा करे, वो जरूरी है। और 2019 के बाद बहुत सारे चेंजेस तो आए हैं और बहुत बदलाव भी दिखाई देता है। आपने एक आर्टिकल भी लिखा था कि टेररिज्म नहीं, टूरिज्म की बात आपने की, लेकिन फिर भी चैलेंजेस मल्टी डायमेंशनल अटैक हो ही रहे हैं। जम्मू एक नया फ्रंट है, आपने बताया कि खोलने की कोशिश है। ऐसे में इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इंटेलिजेंस फेलियर है? अभी भी कहीं ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हम एक डिसाइसिव सॉल्यूशन करने नहीं दे रहे, या कहां पर आपको गड़बड़ लग रहा है कि ये चीज, या फिर ये चलेगा लंबा? देखिए, पहली बात तो ये चलेगा लंबा। ये तो आपको मान लेना चाहिए कि आतंकवाद तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक कश्मीर में रेडिकलिज्म रहेगा, जब तक आप रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे, तो आतंकवाद तो चलेगा। उसमें ग्राफ नीचे होगा, ज्यादा होगा, ये तो चलता रहेगा। 2019 के बाद एक चीज अहम है कि लोगों में इतना एक मैसेज गया, पाकिस्तान को भी मैसेज गया, और टेररिज्म का जो ग्राफ है बहुत नीचे आया। जो 200 से 300 टेररिस्ट मारे जाते थे हर साल, वो कम हुए, एनकाउंटर्स कम हुए, रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट जो है वो कम हुआ, इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम हुआ। लेकिन एक जो बहुत चिंता करने वाला विषय था, एक नया आतंकवाद जिसको हम हाइब्रिड टेररिज्म कहते हैं। हाइब्रिड टेररिज्म जो है कश्मीर में आया, जिसमें आप किसी भी, यू कैन बी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप दुकानदार हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप अगर रेडिकलाइज्ड हैं, आपको एक पिस्टल दे दिया जाएगा, ग्रेनेड दे दिया जाएगा और टारगेट दे दिया जाएगा कि इस समय आप जाइए, इस इंसान को मार दीजिए, और उसके बाद आप वापस ये पिस्टल दे दीजिए और फिर आप गायब हो जाइए। तो आप पुलिस या आर्मी की लिस्ट में भी नहीं है, आप ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर नहीं है,
और आप कभी रिकॉर्ड में भी नहीं आए तो आपका पता ही नहीं है कि आप कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हाइब्रिड टेररिज्म का उभर के आया है। इसके अलावा जम्मू में अब हम देख रहे हैं कि कैसे पुराने रूट से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। हाइड आउट जो पुराने डेन्स हैं अपर रीचेस में, राजौरी, पुंछ और इस इलाके में जो यूज होते थे 90 के दशक में, अब वो यूज हो रहे हैं और वहां पर जाना जो है मुश्किल है क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है, और वो इस्तेमाल करके लोकल उनका OGW इस्तेमाल करके हमला किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आतंकवाद अभी कंटिन्यू रहेगा। जो सरकार को आवश्यकता है करने की वो ये है कि 2019 से जो उनकी पॉलिसी रही है नो टॉलरेंस की, एक कंसिस्टेंसी उसमें लानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 साल हमने किया एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, उसके बाद अब हम ठंडे पड़ गए। चाहे कोई अलगाववाद की बात करता है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, चाहे कोई आतंकवाद को सपोर्ट करने की बात करता है उसके खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। तो जरूरी है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मानसिकता भी बदलनी है आपको लोगों की। वहां के लोगों ने 30 साल में 35 साल में सिर्फ बंदूक देखी है, चाहे वो आतंकवादी की बंदूक हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक हो। तो ये मानसिकता उनकी बदलनी है कि पहले तो आप हिंदुस्तानी हैं, दूसरा जिहाद जैसा कुछ नहीं है। ये जो जिहाद की जालता आप करते हैं ये नहीं चलने वाली है। और कश्मीर में अगर आप बंदूक उठाएंगे तो आपका करियर खत्म है। आपका करियर ही नहीं खत्म, आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। और हमने ये भी देखा 2019 से जितने भी फ्रेश रिक्रूट हुए आतंकवादी, उनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने भी नहीं है। हाँ। एनकाउंटर में उनको मार दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी आतंकवादी कमांडर्स हैं सब सफाचिट हो गए। इनफैक्ट 2019 के पहले 6 से 10 महीने में ही जितने भी कमांडर्स थे जैश, लश्कर और हिजबुल के, उन सबको मार दिया गया। और अब पाकिस्तान की चिंता ये है कि जितने भी रिक्रूट्स उनको मिल रहे हैं वो यंग लोग मिल रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है आर्म्स को इस्तेमाल करने की या रेकी करने की या एक एनकाउंटर बहुत कई घंटों तक जो है चालू रखने की। तो ये सब कैलिब्रेट करके मुझे लगता है आर्मी, CRPF और पुलिस को देखना पड़ेगा वहाँ पर कि फ्रेश इनपुट्स क्या हैं। इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें बहुत कमी आई है। टेक्निकल इंटेलिजेंस तो आ रही है फोर्सेस के बाद, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी आई है। उसको और मजबूत कैसे करें। और एक और चीज हमने गलवान के बाद देखा 2020 के बाद कि बहुत डिप्लॉयमेंट जो जम्मू रीजन में था अपर रीचेस में, वो रीडिप्लॉय करके लद्दाख भेज दिए गए लोग। तो वहां पर कैसे डिप्लॉयमेंट और स्ट्रॉन्ग किया जाए RR के थ्रू, और जो एरियाज उनको लगता है जहां पर अपर रीचेस में है वहां पर कैसे ऑपरेशन चलाए जाएं, ये बहुत अहम है। क्योंकि आतंकवाद तो अभी रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि 6 महीने तक आपको एहसास लगेगा विंटर के महीनों में कि आतंकवाद तो खत्म हो गया, और जैसे ही समर की शुरुआत होगी या मिडिल होगा, अचानक जो है आतंकवाद फिर से शुरू हो जाए। एक और पहलू है इसका पॉलिटिक्स। अब लोकसभा चुनाव हुए हैं और ख़ासतौर पर पहला चुनाव था 2019 के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद। जो एक इंटरेस्टिंग जो आउटकम निकल गया वो ये था कि परसेंटेज बढ़ा है। वो लोग जो कि अब तक बॉयकॉट की कॉल देते थे, 5%, 10% वोटिंग पे जीत के आते थे, और अब वही इकोसिस्टम जो है लोगों को कहता है कि वोट करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कैसे देखते हैं? ये चेंज क्या है? ये सही चेंज था या कहीं ना कहीं अभी ये एक छलावा है? ये अभी के लिए है कुछ कि तब तक के लिए वेट करें, एक स्लीपिंग देखिए सेल की एक स्ट्रेटेजी। देखिए कुछ हद तक ये चेंज भी है, कुछ हद तक ये छलावा भी है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने जम्मू कश्मीर में देखा बहुत सारे ऐसे इलेक्शन जहां 10-20% जो है वोटिंग हुई। आपने इस बार देखा कि श्रीनगर में 38% वोटिंग हुई, और नॉर्थ कश्मीर जो बारामुल्ला है और साउथ कश्मीर में लगभग 55 से 60% जो है वोटिंग हुई, जो कि हिस्टोरिक है। अनंतनाग में तो आप देखिए 40 साल में ऐसे फिगर्स जो है बिल्कुल नहीं आए। और अनंतनाग जैसी जगह पे, साउथ कश्मीर जैसी जगह पे जहां पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, वहां पर अगर आपको वोटिंग करने लोग आ रहे हैं, चाहे आप बोलें कि ये वो वोटर्स हैं जो बॉयकॉट चाहते थे और अब सेपरेटिस्ट के लिए या बाकी किसी के लिए कर रहे हैं। साउथ कश्मीर में तो कोई सेपरेटिस्ट नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, अपनी पार्टी और बाकी लोग थे। तो मुझे लग रहा है लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर धीरे धीरे हो रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान का जो झंडा है वो हारी पर्वत से लेकर लाल चौक से लेकर हर जगह
फहरा रहा है। और वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि श्रीनगर में, कश्मीर में एक कंधा भी नहीं बचेगा जो है राष्ट्रीय ध्वज फैलाने के लिए। वो लोग कहाँ हैं कि जो कहते थे हमारा नाम बदल देना अगर 370 हट गया। 370 भी हट गया, लगभग 5 साल भी हो गए। हिंदुस्तान का झंडा हर घर में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, हर जो मेन एरिया है कश्मीर में, हर जगह है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो लोगों की धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। लोग भी चाहते हैं अंदर से कि हमारा जीवन तो हिंदुस्तान के साथ ही ठीक है, लेकिन उनको ब्रेन वॉश किया गया है। जैसे कि मैंने बोला 30-40 साल से उन्होंने सिर्फ गन देखा है, तो इसलिए उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि आपको जिहाद करना है, आपको जो है पत्थर फेंकने हैं, आपको हिंदुस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करनी है, आपको मोदी के खिलाफ या कोई भी सरकार में हो उनके खिलाफ बोलना है। तो ये धीरे धीरे चेंज करके उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, उनका इंटरेस्ट दिलचस्पी सिनेमा में, आर्ट में, बाकी एक्टिविटीज़ में लाने की ज़रूरत है। ये नहीं, पॉलिटिकल ओपिनियन भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल आप उनको दबा दो और बाकी चीज़ें करो, लेकिन स्पोर्ट्स में, सिनेमा में वहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं था 30-40 साल, क्योंकि बैन कर दिया गया था। ब्यूटी पार्लर्स बैन कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल्स बैन कर दिए गए थे, बहुत सिनेमा हॉल्स पे ग्रेनेड अटैक था। ये तो अभी 2 साल पहले सिनेमा हॉल पहली बार आयनॉक्स खुला है बड़ा, और छोटे छोटे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 2-3 में खुला है। तो धीरे धीरे जो है आउटलुक लोगों का बदल रहा है। मतलब लोगों को क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या नए युग में लोगों के लिए हिंदुस्तान में सुविधाएं हैं, वो लोगों को समझ आ रहा है। तो ये जो है बदल रहा है। दूसरा जो ये बॉयकॉट वोट है, जो खासकर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करती हैं, जहां उमर अब्दुल्ला भी बुरी तरीके से हार गए, वो तो है। इंजीनियर रशीद जेल में हैं, खुद कैंपेन नहीं कर पाए। बहुत ही आपने असेंबली में उनको सुना होगा, बहुत ही प्रो पाकिस्तान नारेबाजी वहां पर की है। लेकिन अभी उनका स्टैंड क्या है, ये जरूरी जानना। क्या वो हिंदुस्तान के साथ हैं, क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं? क्योंकि मैं आपको एक इंटरनल स्टोरी बताता हूँ। एक आर्मी के जनरल हैं जिन्होंने मुझे ये खुद बताया कि 2019 में जब इंजीनियर रशीद को एनआईए ने समन किया और क्वेश्चन किया, और दिल्ली में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी, और अगले दिन फिर से बुलाया और वो घर गए। घर से उन्होंने इस आर्मी जनरल को फोन किया और कहा कि जनरल साहब, आप किसी तरीके से अमित शाह जी से बात कर लीजिए, मैं बीजेपी के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार हूं नॉर्थ कश्मीर में। आप असेंबली में मुझे लड़ाएंगे, मैं 4 से 5 सीट आपके लिए पक्का वहां पर लेके आऊंगा। और इसके बाद क्या होता है कि उस जनरल वो कहता है कि नहीं, मेरा तो कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, आपका जो है जो भी होता है आप करो। तो वो रोता है, बिलखता है कि नहीं, आप अमित शाह जी से बात कीजिए, जो भी बन पड़ता है मैं करूंगा बीजेपी के लिए, देश के लिए। और उसके बाद जो है जनरल फोन काट देता है, बोलता है कि नहीं, एनआईए डील करेगा, एनआईए जो आपको बोलता है आप देखो, आप खुद बात करो। उसके बाद अगले दिन फिर से क्वेश्चनिंग के लिए उसको बुलाते हैं और इंजीनियर रशीद को अरेस्ट कर देते हैं। यह 2019 की बात। आज हम 2024 में हैं और 5 साल में वो जेल में रहा है, तिहाड़ जेल में। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि अभी भी इंजीनियर रशीद के साथ लोग खड़े हुए हैं। और जो ये एंटी इंडिया वोट है, या सेपरेटिज्म वाला वोट है, या गुस्से वाला वोट है, या लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन वाला वोट है, ये इंजीनियर रशीद को मिला है। तो वो ये स्टडी करने वाली बात है कि क्या ये डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं या फिर अभी भी सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बातचीत चल रही है, हो सकता है आप ये पूछने भी वाले हों मुझे कि असेंबली के चुनाव वहां पर होंगे कि नहीं होंगे। मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। ये मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, क्योंकि, और मेरे पुराने ट्वीट भी हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पर जो है खराब है। और अभी भी मुझे लगता है कि ऐसी सरकार जो वहां पर लोगों में जो है भरोसा पैदा करे, इक्वालिटी पैदा करे, नेशनल सिक्योरिटी के तर्ज पे वहां पर एक यूनाइटेड सरकार बना पाए और काम करे, नहीं हो पाएगा। एनसी की सरकार आएगी, पीडीपी की सरकार आएगी, मिलीजुली सरकार आएगी, वो वहां पर मुझे लगता है पूरी तरीके से विफल रहेगी। वो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाएगी। स्टोन पेल्टर्स वापस अपने काम में आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर से खराब होगा, एनकाउंटर होगा तो रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वो ज़्यादा जानते हैं कि इलेक्शन हो सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा था
सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर सुप्रीम था कोर्ट का ऑर्डर कि है। सितंबर तक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो पहले भी आए हैं। और जब सिक्योरिटी का मामला आता है तब तो कोर्ट कभी मना नहीं करेगा अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा सोचे। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार जो पीस रिस्टोर कर सके, जो एक कंसिस्टेंसी पे काम कर सके, डेवलपमेंट एजेंडा, पीस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल एज वेल, वो अभी नहीं आ पाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और की हो। तो अभी मुझे लगता है मुश्किल है। अगर इलेक्शन कमीशन या बाकी लोग मुझे गलत प्रूव करना चाहें तो सितंबर में चुनाव कर दें। और इसके लिए क्या मैं थोड़ा सा वाइल्ड सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों भी तैयार है, खुले मन से नहीं, अब्दुल्ला भी और मुफ्ती भी, क्योंकि ये दोनों खुद आ रहे हैं, वजह कुछ भी हो। महबूबा मुफ्ती हारी है अनंतनाग से, और अब्दुल्ला का हारना भी एक बड़ा चैलेंज है। और फिर से उन्होंने अपनी स्टांस को बदला है और फिर से कह रहे हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो विधानसभा के चुनाव है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव से दूर नहीं रहूंगा। तो इनकी पॉलिटिक्स को, ये चेंज को कैसे देख रहे हैं? कश्मीर के जो राजनेता हैं बहुत ही ग्रीडी हैं, बहुत ही पावर को लेकर कंट्रोल फ्रीक हैं कि किसी तरीके से पार में आना है, चाहे वो बुजुर्ग हों या उनकी जो अगली जनरेशन है वो। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, क्योंकि मैंने खुद उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया 2022 में, जिसमें खुद उन्होंने मुझे बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने अभी लोकसभा के चुनाव लड़े, और मुझे नहीं पता कि वो कौन महानुभाव हैं जिन्होंने उसे बोला कि श्रीनगर को छोड़ के बारामूला से आप चुनाव लड़े। कौन बेवकूफ उनको एडवाइस कर रहा था? क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो आराम से श्रीनगर से लड़ सकते थे, और अभी अगर वो 2 लाख या 3 लाख के मार्जिन से उनका कैंडिडेट जीता है, वो 5 लाख के मार्जिन से जीतते और एक हिस्ट्री जो है क्रिएट करते वहां पर। लेकिन कुछ उनके ऐसे लोग हैं जो उनका भला नहीं चाहते थे, तो उनको बारामूला भेज दिया, हरवा दिया, और बाकी जो उनके 2 नेता हैं वो जीत गए साउथ कश्मीर से और श्रीनगर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने बोला कि मैं असेंबली चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अभी हाल ही में एक और इंटरव्यू दिया जिसमें फिर से ये बोला कि मैं असेंबली के चुनाव नहीं लड़ूंगा, इससे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है कि जो सेपरेटिज्म का वोट है वो अभी भी अलाइव है। और कल को अगर इंजीनियर रशीद अपने कैंडिडेट खड़ा कर देता है उनके खिलाफ, तो इंजीनियर रशीद की जीत खासकर नॉर्थ कश्मीर में जरूर रहेगी, और साउथ कश्मीर में पीडीपी के साथ उनका मुकाबला रहेगा। तो श्रीनगर, बडगाम या कुछ ऐसे इलाके ही हैं जिसमें एनसी को बढ़त मिल पाए, क्योंकि जम्मू तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से भाजपा के उसमें आने वाला है। एक और चीज मैं आपको अहम कह दूं कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनका तो एजेंडा ही कोई सामने नहीं आ सकता। और देखिए कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई उस वक्त, स्टोन पेल्टर्स से लेकर मेजर आदित्य का मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, आर्मी के खिलाफ एफआईआर कर दिया महबूबा मुफ्ती ने। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या चुनाव तभी होंगे अगर एनसी या बीजेपी साथ में आए, या फिर बीजेपी खुद के अलाइज के साथ आ पाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपनी पार्टी और जो दूसरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनका उतना वोट बैंक नहीं है। वो इस चुनाव से पूरी तरीके से प्रूव हो गया, और उतनी सीटें जो है उनके हक में नहीं आने वाली है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमतौर पे सामने तो बोलेगी कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो उमर अब्दुल्ला खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो जो लोग बीजेपी के साथ रह चुके हैं वो लोग कैसे कह सकते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं आएंगे? तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि बीजेपी एनसी की सरकार आए, लेकिन जो 5 साल में इन्होंने काम किया है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा अगर एनसी या पीडीपी के साथ वो सरकार बनाते हैं, या फिर कोई भी मुख्यमंत्री जो है उनका आता है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट है, पॉलिटिकल तो चलो उनका खुद की राजनीति है, बीजेपी की, कांग्रेस की, एनसी की, पीडीपी की, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हक में सिर्फ एक चीज जरूरी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, जो जेएनके पुलिस है, वो एमएचए के अंडर है अभी, एज पर द गवर्नर्स रूल जो वहां पर है। वो अगर बदल गया, जेएनके पुलिस अगर फिर से सीएम के अंडर आ गई, तो आप ये सोचिए कि कश्मीर का नाश हो जाएगा। कश्मीर बुरी तरीके से सफर करेगा और बैक टू स्क्वायर वन हम पूरी तरीके से आएंगे। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल जो है अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वहां पर, बट मुझे अभी का यही लग रहा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, जैसा कि मैंने कहा मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं इमीडिएटली तो नहीं देख रहा कि कश्मीर में चुनाव होंगे। एक और बड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो देखने को मिला
अभी वेरीनाग से एक वीडियो आया और किस तरीके से वहाँ कुछ लोग थे जो कश्मीरी महिला परिवार वहाँ गया और उनके साथ गाली गलौच, उस तरह का वीडियो आपने देखा ही होगा। ये क्या हम इस स्तर पर भी अब कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं? 30 से 35 साल होने को है, तो यहाँ इस फ्रंट पे क्या काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये एक रुका हुआ एक ऐसा इश्यू लगता है कि जो रुका हुआ है 30-35 साल से, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए कश्मीर और ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियो आना वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। देखिए कश्मीरी हिंदू आज से 35 साल पहले उनका विस्थापन हुआ, उनको मारा गया, भगाया गया, एथनिक क्लिनजिंग हुआ, जेनोसाइड हुआ। और पिछले 35 साल में 370 के नलिफिकेशन के बाद भी कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं वापस जा रहा कश्मीर? एक तो हाँ कारण है कि वो बाहर सेटल हो गया है, बहुत अच्छा कर रहा है बाहर, अपने बलबूते पे, किसी ने मदद नहीं की। पूरी दुनिया में चाहे किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लें, CEO हैं, MDs हैं, मीडिया में भी एडिटर्स हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हिंदू को चाहिए, और हिंदू तो सबसे लिबरल है, हिंदू तो सबके साथ रहना चाहता है, सबको माफ भी कर देता है और घुल मिल के रहना चाहता है, बट पीस चाहिए उसे, अपनी आमदनी चाहिए, नौकरी चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए और परिवार को जो है अच्छे से रखना है। ये एक हिंदू की मानसिकता है। और हिंदू अगर कश्मीर जाए और वहाँ पर अभी भी उनको मारने की साजिश रची जाए, अभी भी वहाँ पर उनको गाली गलौज की जाए, अभी भी बोला जाए कि नहीं आप तो मोस्ट वेलकम हैं, आप तो कश्मीरियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियत तो 90 में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद क्या करेक्टिव मेजर्स लिए गए? आप बोलिए पिछले 35 साल में एक आतंकवादी जो कश्मीरी हिंदुओं को मारने के लिए कन्विक्ट किया गया हो? एक भी नहीं। तो कहां से कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा? आप सोचिए, यासीन मलिक भी जो जेल में है पिछले 5 साल से, वो NIA के हवाला के केस में है जो 2017 में रजिस्टर किया गया था। आप सोचिए, यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा। और कौन सा ऐसा देश होगा, और ये मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, कौन सा देश होगा पूरे विश्व में जिसके आर्मी या एयरफोर्स के लोगों को मारा जाता है, निर्ममता से मारा जाता है, और आप 35 साल से उसका केस मतलब कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। इसमें तो पूरा सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं ना बुरी तरीके से। घसीट ही रहे, PM तक हाँ मिलते थे। आप सोचिए कि मनमोहन सिंह ने गले मिले यासीन मलिक से, अपने घर में 7 RCR में, अब जो LKM बन गया है, वहां पर बुलाया और बिरयानी खिलाई उनको। यासीन मलिक ने उन दिनों एक सफरे आजादी की थी क्योंकि उसको पैसा बहुत मिलता था। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यासीन मलिक को जो पैसा मिलता था वो पाकिस्तान से तो मिलता था, हिंदुस्तान से भी मिलता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यासीन मलिक को पैसा देता था और उनको लगता था कि ये हमारे लिए काम करेगा कश्मीर में और हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा। तो ये भी एक स्टडी मोदी सरकार को करना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे इंडियन इंटेलिजेंस में जो यासीन मलिक को पैसा देते थे, जो यासीन मलिक का समर्थन करते थे। यासीन मलिक का किडनी में प्रॉब्लम होता था, हार्ट में प्रॉब्लम होता था, आंख में प्रॉब्लम होता था, तो दिल्ली में उसको सुविधा मिलती थी, होटल में रुकाया जाता था, सिक्योरिटी दी जाती थी और बाकी चीजें मुहैया करी जाती थी। अमेरिका भी लेके गए यासीन मलिक को। तो ऐसे कौन से लोग थे जो मदद कर रहे थे हिंदुस्तान की सरकार में? इसका क्यों नहीं ऑडिट होता? क्योंकि अगर आपको कश्मीर को बदलना है और एक पॉलिसी रणनीति पूरी तरीके से बदलनी है तो पुरानी चीजें जो हो रही थी उसको खत्म करना है। तो ये अमित शाह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, अमित शाह जी को, कि जब 370 को हटाया गया, कुछ लोग थे जो MHA को बहला रहे थे, फुसला रहे थे और कह रहे थे कि मत कीजिए, खून की नदियां बह जाएंगी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, आप मत करिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड लिया, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, ये तो इक्वालिटी रिस्टोर करने के लिए हम कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों में और जम्मू कश्मीर की पुलिस में विश्वास रखेंगे और पूरी तरीके से ये पीसफुली होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पुरानी मानसिकता थी इसको बदलना है। जो वेरीनाग का वीडियो आया उससे बहुत ही मन आहत हुआ। मेरे को पता नहीं वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था कि कार पार्किंग के ऊपर लड़ाई थी या क्या था, लेकिन जो भी हो, इस तरीके से आप जलील नहीं कर सकते, इस तरीके से आप मार नहीं सकते, इस तरीके से आप कम्युनल तौर पे गालियां नहीं दे सकते। यही चीज अगर उल्टी होती तो एक हंगामा दुनिया भर में उठ गया होता, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठा होता। तो ये जरूरी है। और मुझे तो बहुत ही, मैं आहत भी हूं और दुखी भी हूं, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो तब मैं एक्टिविस्ट था, ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, किसी पार्टी के साथ नहीं था। और मैंने रूट्स इन कश्मीर करके एक संस्था बनाया और यूनाइटेड स्टूडेंट्स करके संस्था बनाया,
और मैंने जंतर मंतर पे बहुत प्रदर्शन किए, मतलब मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और बहुत प्रदर्शन किए। आते थे 50 लोग, कभी आते थे 100 लोग आते थे, हमारा नसीब अच्छा हुआ तो 500 लोग आते थे, 1000 लोग आते थे। लेकिन आज आप देखिए कि रियासी में 9 लोग मारे गए, 2 साल का बच्चा मारा गया, और कोई प्रदर्शन नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में। कहीं हिंदुओं का मन आहत नहीं हुआ, और कहीं पर भी जितनी भी ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो राम मंदिर भी जाती हैं, वाराणसी भी जाती हैं, साउथ के भी जितने हमारे पवित्र मंदिर हैं, हर जगह जाती है, लेकिन उनके लिए उन्होंने कभी भी आवाज़ उठाने का नहीं सोचा। और 3-4 दिन में ही आप रियासी भूल गए, पूरी तरीके से भूल गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्यों नहीं जो है एकजुट होके, चाहे ऐसे दर्दनाक वाकया हुए और उस वक्त हम आवाज़ उठाएं। और हमारे साथ भी यही हुआ। आप देखिए, आपने कहा कि आप एक्टिविस्ट थे जी, 15 साल से आप जर्नलिज्म में भी, जी, न्यूज़ रूम में रहे आप, लगातार सब तरह के जर्नलिस्ट से मिलते हैं, देश के हर क्षेत्र से जर्नलिस्ट आते हैं। जाहिर है वो जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आता होगा तो आपसे जानना चाहते होंगे, तो आपको पर्सनली ये फील हुआ कि मैं इनको नहीं समझा पा रहा हूं और ये मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो उसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ नया तर्क भी लाते होंगे? कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है? क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, मैं न्यूज़ रूम में मैंने देखा है कि एक पक्ष को दिखाने के लिए वो कितना भी गोरे हो, कितना भी दर्दनाक हो, लेकिन उसको डाइल्यूट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दूसरा पक्ष जरूर दिखाया जाता है। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें आप आज रिवील कर दूं। ये मैंने रिवील नहीं किया है आज तक कभी भी इंटरव्यू में। जब मैंने पहली टीवी की नौकरी की अपनी, मुझे इस शर्त पर नौकरी मिली कि आप कश्मीर कवर नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि क्यों, और आप रिसर्च करके देख लीजिएगा कि मेरी पहली नौकरी कौन से चैनल में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मैंने बोला क्यों, तो बोला कि नहीं, आपका ना बायस है कश्मीर को लेकर। तो मैंने बोला बायस तो ये है कि मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, मेरे साथ विस्थापन हुआ, मैं कैंप में रहा, और मेरे पिताजी को हैमरेज हुआ आंख में, 5-6 ऑपरेशन हुए, और हमारा सब कुछ लुट गया कश्मीर में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे को न्याय मिले और आतंकवाद के खिलाफ जो है एक पहल हो। तो ये बायस है क्या? ये बायस है? मुझे कहना चाहिए कि नहीं भाई, आतंकवादियों के सामने हाथ जोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए अच्छा किया आपने, मार दिया। तो बोला नहीं नहीं, आपका जो बायस है, आप एज ए एक्टिविस्ट देखे जाते हैं, आप रूट्स इन कश्मीर आपने बनाया। तो मैंने बोला ये तो ये पॉलिटिकल है बुरी तरीके से, और कश्मीर में तो आप ही का नुकसान होगा अगर आप मेरे को नहीं करने देंगे, तो अच्छी बात है। तो कम से कम पहले 1 महीने तो मेरे को पॉलिसी पूरी वो बताई कि आप कश्मीर नहीं कवर करेंगे। 1 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं हमारी ही गलती है, तो 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कश्मीर कवर कर सकते हैं। ये हुई बात जब मेरी पत्रकारिता में टीवी में पहली शुरुआत हो रही थी, 2012-13 की बात है। उसके बाद जब मैं उससे पहले एक्टिविज्म में था, और ये मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ। अब एनडीटीवी ने एक महिला बहुत बड़ी एडिटर थी, और वो कश्मीर में जो है प्रोग्राम कर रही थी, और उन्होंने जो है उनके एक प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको कश्मीर लेके जाएंगे, वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होगा, हर तबके से लोग आएंगे, यूथ आएंगे, और जो है हर कम्युनिटी से आएंगे, तो हम यहाँ से 5-10 कश्मीरी पंडितों को भी लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला आपको भी हम न्योता देना चाहते हैं, और आप 5-10 नाम और अगर लिखा दें। तो मैंने 5-10 नाम और लिखा दिए। उसके बाद कई दिन बीत गए, कोई न्योता नहीं आया, कश्मीर भी मैं नहीं गया और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने किसी से पता करने की कोशिश की, मेरी किसी दोस्त से जो उसी एनडीटीवी में काम करते थे उस वक्त, और ये मैं करीबन 2008-2009 की बात कर रहा हूँ। ये उसी वक्त का दौरान है, अमरनाथ यात्रा का जो एजिटेशन हुआ था, उससे पहले या बाद की बात है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, वो इतना स्पेशल प्रोग्राम हो रहा था। तो उसने वहाँ से मुझे लिंक भेजा प्रोग्राम का। तो मैंने बोला अच्छा हो गया? तो बोला हाँ हो गया प्रोग्राम। तो मैंने बोला मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो उसने बोला कि नहीं, वो जो महिला एडिटर हैं वो चाहती थी कि आप ना आए, और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो ना आए, तभी आप सबके नाम उन्होंने ले लिए और उनको बैन लिस्ट में डाल दिया। और मैं बाकी एनडीटीवी के प्रोग्राम्स में अक्सर वहाँ गया, एक बिग फाइट वहाँ पर होता था, विक्रम चंद्रा करते थे, या बाकी लोग सोनिया सिंह या ज्योत्सना मोहन और बाकी लोग करते थे, मैं हमेशा गया। लेकिन ये एक महिला जो पत्रकार जो एनडीटीवी में नहीं है अब, उन्होंने ऐसा रुख अपनाया कि कश्मीरी हिंदुओं की बात को मैं दबा दूं पूरी तरीके से, और अलगाववादियों की बात वहां पर रखूं। और कई बार ऐसा भी हुआ
जब यूपीए की सरकार थी कि अलगाववादियों की बात एकदम दो टूक किए जाती थी। जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी दिल्ली में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो या फिर मनमोहन सिंह का दौर हो, तो अलगाववादियों को बुलाया जाता था, कश्मीरी पंडितों की तो कभी बात ही नहीं होती थी। तो ये सब हमने सफ़र किया है। और मुझे खुद याद है 2006 में, 2007 में मैं एक एक करके मीडिया के दफ्तरों में गया हूँ, मैंने गुहार लगाई है, प्रेस रिलीज ऐसे पकड़ के और वीडियोस भेज के कि आप प्लीज़ हमारा कवर कीजिए। तो कभी कभार जब हमारा जो किस्मत अच्छी होती थी तो 5वें पेज पे, 6ठे पेज पे छोटा सा एक कॉलम जो है वहां पर। अब कुछ चेंज आया है? चेंज आया है। और मैं तो हालांकि बहुत लोग बोलेंगे हाथ जोड़ के कि नहीं हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार को और बाकी लोगों को मजबूर किया। इनफैक्ट 370 भी नहीं होता। मुझे याद है मैं एनडीटीवी के बिग फाइट पे था, विक्रम चंद्रा ने मुझे बुलाया था, 2008 की बात है, और एनसी के एक वहां पर पैनलिस्ट थे। तो मैंने जब बोला कि 370 हटना चाहिए, उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरे पे हंसे और कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमी होगा, सेल्फ रूल होगा, 370 तो कोई भी आप कुछ भी कर लो, कुछ कभी हटने की जरूरत नहीं है। 370 भी हटा। हम 2024 में भी बैठे हुए हैं, भारत का ध्वज भी वहां लहरा रहा है, लेकिन वो जो एनसी का लीडर जिसने मुझे बोला, आज वो पता नहीं वो एनसी का लीडर कहाँ है, ना वो मीडिया में है, ना वो अपने घर पे है, कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। तो ये सब चीजें जो है पूरी तरीके से सफर जो है हमने की। एक बियॉन्ड जम्मू कश्मीर एक दो क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा हूँ। गाजा और इजराइल एक ऐसा इश्यू है जिसका असर जो है पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए भी खींच ही रहे हैं इस तरफ, और एक इकोसिस्टम तो जुड़ा ही हुआ है, वो भी लगातार इसको कहीं ना कहीं हमारे देश में भी बार बार इसको नैरेटिव के हिस्से वॉरफेयर में घसीट ही लाता है। आपको लग रहा है कि ये जो इजराइल ने जो एक अंतिम युद्ध कहेंगे शुरू किया है, क्या वो उससे पार पा पाएगा, या जिस तरीके से यूएस में खासतौर पर एक नया इमरजेंस शुरू हुआ है लेफ्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स का, और वहां पर एक नई इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, वो तो पहले से था, लेकिन उन्हें फुल फोर्स से एक अब वहां पर ज्यूज को धमकियां भी दी जा रही हैं, हिटलर को दोबारा वापस लाने की बात भी की जा रही है। ऐसे माहौल में इजराइल क्या इस युद्ध में पार पा पाएगा, या वो भी फंसा हुआ है कहीं ना कहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, 2015 में मैं सबसे पहले इजराइल गया। 2015 में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, और पहली हेड ऑफ द स्टेट विजिट एवर जो है 2015 तक ना कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से और ना ही कोई राष्ट्रपति जो है इजराइल गए थे या पैलेस्टाइन गए थे। प्रणब मुखर्जी सबसे पहले ऐसे जो है हेड ऑफ स्टेट थे इंडिया से जो वहां गए। मैं उनके डेलीगेशन में था, और डेलीगेशन में मैं जब गया, और मैं सबसे यंगेस्ट था, करीबन 15 से 20 या 30 एडिटर्स वहां गए होंगे। और मैंने ये पाया वहां पर, क्योंकि मैं प्रणब मुखर्जी के वहां पहुंचने से 2 दिन पहले ही चला गया था। मैंने बोला कि मैं उनकी फ्लाइट में नहीं जाऊंगा, मेरे को क्योंकि और एक्सप्लोर करना है, और आपके साथ अगर मैं गया तो मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही जाऊंगा। तो मैं 2 दिन पहले गया, और उतरते ही मैं सीधे रमल्ला चला गया पहले, क्योंकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, पासपोर्ट है आपके पास तो आप आराम से जा सकते हैं। तो रमल्ला में मैं बहुत म्यूजियम, मोहम्मद दरवेश म्यूजियम गया, यासिर अराफात स्क्वायर गया, यासिर अराफात की म्यूजियम गया, लेकिन आखिर में मैं जो प्रेसिडेंट हैं पैलेस्टाइन के, उनके दरवाजे पे गया, और वहाँ पर मैंने बाद में, वो स्टोरी लंबी है कि हालांकि कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया, नहीं मिला, लेकिन फिर जो प्रेसिडेंट है पैलेस्टाइन के, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया। और लेकिन बात मुझे ये कहनी है ज़रूरी कि उस ट्रिप से, पहली ट्रिप से मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान को कितना मोहब्बत करते हैं लोग, चाहे वो पैलेस्टाइन में हो, चाहे वो इजराइल में हो। इजराइल के टैक्सी ड्राइवर से लेकर पैलेस्टाइन के मैकेनिक से लेकर प्रेसिडेंट तक, या प्रधानमंत्री कार्यालय जो इजराइल का है वहाँ तक जो लोग हैं, बेइंतहा हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। पैलेस्टाइन में भी जब मैं कार मैकेनिक, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो बात की, तो उसने 2 ही नाम लिए, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। तो ये एक छाप जो है लोगों में है, और हिंदुस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हो, कंप्यूटर्स हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, बहुत हद तक हिंदुस्तान ने भी पैलेस्टाइन को दिया है। और हिंदुस्तान चाहता है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन वहां पर बने। लेकिन अगर आप आतंकवाद का
इस्तेमाल करेंगे इस टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, अगर आप कंटिन्यूसली कहेंगे कि इजरायलियों को तो हम खत्म ही कर देंगे, यहूदी जो कि जूस हैं उनका एकदम बीज ही हम वहां से मिटा देंगे, जो कि ये स्लोगन देते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी, इसका मतलब ये है कि हम इजराइल को पूरी तरीके से मिटा देंगे, ये भी पैलेस्टाइन का हिस्सा है। तो आप टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते, आप वायलेंस चाहते हैं, आतंकवाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहूदी कम्युनिटी, तभी एंटीसेमिटिज्म है कि आप यहूदियों के साथ रहना ही नहीं चाहते, आप इनको मार देना चाहते हैं। और 7 अक्टूबर में जो हुआ इज अनप्रेसिडेंटेड। तो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उससे एक चीज पूरी तरीके से सामने आया कि गाजा के जो लोग हैं, जिसको मैं हमास कहता हूं क्योंकि पैलेस्टाइन से एकदम अलग था गाजा, वहां पर हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो है रूल नहीं करने दिया, गवर्न नहीं करने दिया। तो हमास नहीं चाहता कि कोई पीस नेगोशिएशन हो, हमास बदला चाहता है, हमास आतंकवाद चाहता है और हमास चाहता है कि जूस को खत्म कर दिया जाए। और 1500 लोगों को आपने उस आतंकवादी हमले में मार दिया। ये पहला दुनिया का ऐसा आतंकवादी हमला था जिसमें जमीन से, आसमान से और पानी से, हर जगह से आपने एक प्रहार किया, लोगों के घर में घुस के आपने मारा, बच्चों को आपने नहीं छोड़ा, बच्चों को मारा, जलाया, गाड़ियां जलाई, घर जलाए, और उसके बाद औरतों के साथ रेप करके औरतों को और बाकी लोगों को आपने अगवा कर दिया, करीबन 250 लोगों को। उन 250 में से भी कईयों को आपने वहां पर जो है मौत के घाट उतार दिया। अभी भी जो है 100 से 125 के बीच में जो कहा जाता है वहां पर हॉस्टेजेस जो हैं इजरायली हैं, और उसमें से कुछ कहा जाता है कि ऑलरेडी मारे गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 70 या 80 जिंदा अभी होंगे। तो तब से एक ये नैरेटिव पूरी तरीके से चल रहा है कि क्यों इजराइल जो है वहां पर हमला कर रहा है। देखिए, इजराइल को अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। आज अगर इजराइल आतंकवादी हमलों का जवाब नहीं देता है तो दिस विल एम्बोल्डन हमास, दिस विल एम्बोल्डन एनी टेरर ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड। और यही हो रहा है। हमास की साठगांठ आप देखिए शिया ग्रुप्स के साथ हो रही है, ईरान के साथ हो रही है, हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, क्योंकि एक मानसिकता जो है हेट्रेड की इतनी ज्यादा है जूस के खिलाफ। और ये जूस का ही एक रेजिलियंस है, मैं सोचता हूं ताकत है, या एक उनका एक रिजॉल्व है कि वो आतंकवाद का हमला भी कर रहे हैं, नैरेटिव जो इतना ज्यादा इजराइल के खिलाफ है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, और खुद भी दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो कि बहुत ही फेमस एक प्रधानमंत्री इजराइल के उभर के आए हैं पिछले 10 साल में, मुझे लगता है कि उनकी विफलता रही है। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो मोसाद या शिनबेत या बाकी जो अमान वहाँ की एजेंसीज हैं उनके डीजी या उनके हेड नहीं ले सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 7 अक्टूबर की, ये नेतन्याहू को ही लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी जंग चल रहा है, शायद वो रिजाइन न कर पाए, लेकिन हर इतवार को हजारों लाखों की तादाद में लोग टेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू आपको हटना तो पड़ेगा, लेकिन आपको हॉस्टेज डील सबसे पहले करनी है, हॉस्टेजेस को आप जो है जल्द से जल्द वापस ले आए। और बहुतों को ऐसा लग रहा है कि जो नेतन्याहू ने गाजा में किया, या जिस तरीके से किया, या जैसे वो टैकल कर सकते थे, वो हर चीज में विफल रहे हैं। और तभी बेनी गैंट्स जो उनके सपोर्टर थे सेंट्रिस्ट पार्टी से, उन्होंने जो है वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, और अब जो और फार राइट बेन गवीर हैं या बाकी लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वॉर कैबिनेट में रहेंगे। तो नेतन्याहू की जो है चिंताएं अब बढ़ने वाली हैं। मुझे लगता है कि और एक न एक दिन उनको इस्तीफा कर देना पड़ेगा, या उनकी सरकार जो है जल्द वहां से निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल नैरेटिव में इजराइल ने बहुत ही ब्रेव भूमिका निभाई है। मेरा भी दिल दुखता है जब सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन अब आप देखिए कि कैसे हमास जो है ह्यूमन शील्ड लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको याद है अल शिफा अस्पताल हो, बाकी अस्पतालों के ऊपर जो है मिसाइल पे हमले हुए और कहा गया इजराइल ने किए हैं, और वो हमास के ही रॉकेट थे जो उन अस्पतालों में पड़ रहे थे। तो ये एक लड़ाई जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और इजराइल को या जूस को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जितना भी प्रेशर मुझे लगता है आप इजराइल पे करें, जब तक उनके हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होंगे वो बदलेंगे नहीं, और हमास को जितनी ज्यादा हानि वो पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक हमास के जो नेता हैं और जो मेन फंडर्स हैं और जो
बड़े लोग हैं वो कतर में रह रहे हैं और कतर में एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तब तक मुझे लगता है हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। उनको ईरान से, कतर से जो हमास के लोग हैं पैसा मुहैया करते रहेंगे, एम्युनिशन मुहैया करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी, और ये आतंकवाद जारी रहेगा। लेकिन ये इजरायली है जो मुझे लगता है 8 महीने से अभी ये युद्ध चल रहा है और अभी पता नहीं किसी को भी कि अल्प विराम कब लगेगा, लेकिन जंग तो अभी जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी। सवाल बहुत सारे हैं आदित्य जी, लेकिन आपने खास तौर पर जम्मू कश्मीर के विषय को जो समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम फिर से एक बार कभी आपके पास समय होगा जरूर बैठेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।